करवाते हैं। आज यूपी डायरीज में बात होगी यूपी की आन बान शान और प्रदेश के कीर्तिमान स्थापित कराने वाले प्रख्यात व्यक्तियों से। किसी भी छात्र के भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा बहुत ही जरूरी है। कानपुर शहर के नीट की तैयारी करवाने वाले प्रख्यात डॉक्टर दिलीप गंगवार कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं जिससे छात्रों का उज्जवल भविष्य बन सके और वो अपने जीवन में कुछ मुकाम पर पहुंच पाए। आइए मिलवाते हैं उनसे। दिलीप गंगवार फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। गुरुजी के मार्गदर्शन से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से फिर हमें CPMT 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ और हमको जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वहाँ हमारा एडमिशन हुआ। वहाँ से MBBS पढ़ाई करने के बाद हमने 2001 से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया तो ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था, तो हमें लगा कि फिर जिस काम में सेटल हो जाओ वही काम अच्छा है। तो 2001 से लेकर अब तक हम लगातार काकादेव कानपुर में अपने ही नाम से डॉक्टर दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग चला रहे हैं। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी विषयों में 3-3 टीचर हैं और जिसमें से 2 टीचर ज़्यादातर क्लास लेते हैं, एक लोग डाउट बताने के लिए रहते हैं और हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमेशा कोचिंग में ही रहते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में कोई न कोई टीचर और स्टाफ में आदमी मिलता है। पिछली बार का जो हमारे यहाँ का रिजल्ट था बहुत ही ज़्यादा शानदार था। अकेले एम्स में 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अब बाई चांस की बात है कि अब एम्स नहीं हुआ करेगा अलग से, लेकिन 7 हुए, जिसमें से हमारे एक स्टूडेंट थे अंकित कुमार, पापा का नाम राम सिंह, उनको तो दिल्ली वाला एम्स मिला है। और करीब 5-6 बच्चे KGMC पहुँचे, किसी को राम मनोहर लोहिया भी मिला। सबसे ज़्यादा बच्चे तो सैफई में पहुँचे, कन्नौज में भी हैं। तो ठीक ठाक रहता है, मतलब कानपुर के हिसाब से यहाँ का रिजल्ट अभी कह सकते हैं कि अच्छा रहता है। हमारे स्टूडेंट थे मिस्टर अलाउद्दीन, उन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया 27 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाने का। सफलता का श्रेय एक्चुअली जब कोई वृक्ष बड़ा होता है तो हवा, पानी, धूप सभी का रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल तो किसान का ही होता है कि उसने बीज को डाला कहाँ पे है। तो वैसे ही हम सफल हुए, या आपको लगता है हम सफल हुए, तो भाई बहन, माँ बाप, गुरुजन, ईश्वर की कृपा सभी का रहा। मगर इन सब में 2 प्राणियों को सबसे ज़्यादा रहा। मेरी माता जी का, वो बड़ी जिद्दी टाइप की थी, मन में था कि कलेक्टर बना के छोड़ेंगे, बाई चांस डॉक्टर तो बना ही दिया। और दूसरा हमारे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा रोल रहा। पढ़ने जाते थे तो साइकिल भी हमारे बड़े भैया ही साफ करते थे। लॉकडाउन में थोड़ा परमिशन ख़त्म हुआ, थोड़ी सी परमिशन मिली, ऑफिस खोल सकते हो, तो उससे हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन की तरफ आ गए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को विस्तारित करने का। तो आज जब से YouTube पे कुछ वीडियो डाले, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, तो हम बताएं कि मध्य प्रदेश से भी बच्चे जुड़े हैं, तेलंगाना से बच्चे जुड़े हैं, चेन्नई से जुड़े हैं और अहमदाबाद का बच्चा वसीम जुड़ा है। तो ये लगने लगा कि हाँ, काकादेव से हमारा काफ़ी विस्तार हो गया। ये तो लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ कि अपने आप को और बड़ा कर लिया। अब इंडिया लेवल पे बात कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन जो अब कोरोना के बाद की स्थिति में जो कष्ट आने वाला है वो ये है कि अभी भी गार्जियन को बहुत दहशत है और लगभग यहाँ छात्र जो फंसे हुए थे, तो कुछ लोगों ने फ्रंट पे आके, कुछ लोगों ने पर्दे के पीछे रह के सारे बच्चों को उनके घर पहुंचवाया, बसों की व्यवस्थाएं करवाई प्रशासन ने की। लेकिन हम लोग का था कि लिस्ट दी गई कि अपने बच्चे जो हैं वहाँ बस स्टैंड तक पहुँचाएँ। ज़रूरत पड़ी थी, सब लोगों ने मिलजुल के खाना भी बच्चों को वितरित किया। लेकिन अब जो स्थिति आ रही वो थोड़ी सी खराब ये हो रही है कि सेटअप जिसका जितना बड़ा है, आर्थिक रूप से उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। स्टाफ को उसकी नज़रें देख के खराब लगता है कि अब किसको हटा भी नहीं सकते ऐसी परिस्थितियों में जो बरसों से साथ ही रहा हो। मेडिकल साइंस में हम लोग के यहाँ तो एक बड़ी अच्छी कोटेशन चलती थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बीमार हो, आपका स्वास्थ्य भी डाउन हो और आर्थिक रूप से संकट में जाएं, इससे पहले की रोकथाम करना बहुत जरूरी है।
तो रोकथाम के उपाय लगभग सभी लोगों को पता ही हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, है ना, बार बार साबुन से हाथ धुलें और घर पे अपने जितना संभव हो उतना काम करें। हाँ, कहीं अगर परचेजिंग जाना भी पड़ता है तो भी थोड़ा सा 2 गज की दूरी का, जो जैसा कि हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसका ख्याल रखें, क्योंकि है तो एक फ्लू टाइप का ही, लेकिन बस यह है कि उसकी थोड़ा स्प्रेडिंग रेट ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं भारत समाचार चैनल को, उनकी पूरी टीम को, मिस्टर ब्रजेश जी को बहुत ही उनका हम सम्मान व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कानपुर के लिए, कानपुर के लोगों के लिए इस तरह की मुहिम चलाई, जिससे उनकी बातें अब प्रदेश के हर कोने में पहुंचे। धन्यवाद। आधुनिक दौर में बीमारियां आम बात हैं। ऐसे में अगर इंसान को सही वक्त पर सही इलाज मिल जाए तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। और आपको बता दें, कुछ ऐसा ही काम कर रहा है लखनऊ का शेखर अस्पताल, जिसमें डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। देखिए। भारत समाचार के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आने वाली 26 जनवरी की भी मैं आपको अपनी तरफ से और अपने अस्पताल शेखर हॉस्पिटल की तरफ से बधाई देती हूँ। जैसा कि आपने मुझसे पूछा मेरी जर्नी, मैं कोयम्बटूर की जन्मी हुई हूँ। आपको लगेगा कि मैं यूपी की रहने वाली और कोयम्बटूर में कैसे जन्मी, तो मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन थे और इंडियन एयरफोर्स में होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरा आज का अचीवमेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिफेंस बैकग्राउंड। जन्म मेरा कोयम्बटूर में हुआ, उसके बाद मेरी कोयम्बटूर से पढ़ाई शुरू हुई। मैंने तमिल में पढ़ाई शुरू करी, फिर मैं बेंगलोर पोस्टिंग हुई पापा की, वहाँ गई। फिर पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़, जयपुर, तेजपुर, गुवाहाटी, आसाम घूमते घूमते मैंने सभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद एंड पीएचडी ये मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से, महाराष्ट्र से करी। उसके बाद एक वहाँ का वर्किंग कल्चर हमेशा एक मेरे दिमाग में रहा और जो इंडियन एयरफोर्स में मैंने देखा, अपने फादर के साथ में भी देखा कि एक जज्बा था देश के लिए काम करने का। पेरेंट्स की, मेरे फादर की मेरी लेह पोस्टिंग रही, पुणे पोस्टिंग रही, जहाँ भी रही कमांड हॉस्पिटल्स में रही, वहाँ पे मेरा आना जाना होता रहा। तो वहाँ पे एक मेरे को शुरू से ही, बहुत छोटे बचपन से ही एक लोगों की सेवा करने का, और फादर को देख करके कि किस तरह से वो लोगों की सेवा के लिए लगे रहते हैं, किस तरह से हम लोग लोगों का वो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ये एक अंदर से दिमाग में था। जब हॉस्पिटल्स जाती थी वहाँ पे देखने को मिलता था कि नहीं, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि हम लोग अच्छी तरह से एक विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी किसी को जो कुछ दिए हुए, कोई एक पैसा ही नहीं होता कुछ देना, एक अपनी जो बिना किसी को दिए हुए किसी की सेवा कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोफेशन था। तो एक दिमाग में था। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैंने पीएचडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया, क्योंकि मेरा एक अंदर से जो जुनून था वो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का था। उसके साथ साथ भगवान ने, ईश्वर ने मेरे को हेल्प करी, जिससे कि फिर हमने अपना हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं आई 96 में, मैंने लखनऊ में आकर के अपने हॉस्पिटल को, शेखर हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, जो कि मेरे हस्बैंड ने पहले से इस्टेब्लिश किया हुआ था। 96 से लेकर के फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। शेखर नर्सिंग होम से हमने शेखर प्राइवेट लिमिटेड बनाया, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज हमारा हॉस्पिटल इस तरह फुल फ्लेज्ड, सभी हर तरह की स्पेशलिटीज़, जो भी अगर आप कहिए कि अगर इंडिया में कोई स्पेशलिटी है तो वो अपने यहाँ अवेलेबल है, चाहे वो पीडियाट्रिक आईसीयू हो, न्यूनेटल आईसीयू हो, आईसीसीयू हो, कार्डियक का इलाज हो, लंग्स का इलाज हो, लिवर का इलाज हो, ब्लड बैंक, नेफ्रोसिस, मतलब कोई सुविधा अगर आप ऑल ओवर इंडिया नाम लेंगी तो वो सुविधा हमने शेखर हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई है। मेडिकल बिजनेस, आई थिंक, मतलब मेडिकल एक हेल्प ऐसी है कि चैलेंजेस से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें सीधे ह्यूमन लाइफ होती है। इसमें हम जरा सा भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है, इसको थोड़ा बहुत कम कर लो, इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लो, क्योंकि सीधे डायरेक्टली अफेक्ट करता है लाइफ को, और एक आदमी की लाइफ मतलब एक पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए चैलेंजेस तो बहुत रहे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि साउथ एंड महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया था, तो और प्रोफेशनलिज्म मैंने वहाँ से देखी थी। शुरू में हमें यूपी में ज़रूर था कि हमें नर्सेज की कमी थी, पैरामेडिकल्स की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप इसको, जैसे पहले हमने नर्सेज को ट्रेन किया, फिर हमने आईसीयू के लिए नर्सेज को ट्रेन किया, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज भी अपने यहाँ स्टार्ट किए, जिसमें हमने अपने मेडिकल के लिए जो शॉर्टेज थी उसकी चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हमने बीच में एक हिंद मेडिकल कॉलेज खोला। 2009 में हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी आया, 2015 में हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर आया, जिससे कि हमारी जो शॉर्टेज थी डॉक्टर्स की
वो हमने काफ़ी मीट आउट करी। आज की डेट में आप देखेंगे तो हर जगह MBBS डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, PG डॉक्टर्स मिलेंगे, जिससे कि हम अच्छी से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दे पाते हैं। जहाँ नर्सेस की कमी थी, शुरू में मैं खुद साउथ केरला जाती थी, वहाँ से मैं नर्सेस लेके आती थी, ट्रेन वहाँ से इंटरव्यू लेकर के लाई यहाँ पर, उनसे मैंने काम लिया। लेकिन फिर जब हमने नर्सिंग स्कूल खोला, शेखर स्कूल ऑफ नर्सिंग खोला अपने शेखर हॉस्पिटल में, उससे हमें हर साल 80 नर्सेज निकल के आने लगी। उसमें ये फ़ायदा मिला कि हमने उनको अपने हिसाब से ट्रेन किया, जिस तरह की सर्विसेज हम देना चाहते थे पब्लिक को, उस हिसाब से हमने उनको ट्रेन किया, और उससे फिर हमने अपने यहाँ जॉब दिया उनको प्लेसमेंट मिला, और हमें अपने मन की सर्विसेज मिली। आज की डेट में अगर आप देखें, शहर में कोई भी अस्पताल आप नाम लीजिए, जो भी नए नए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खुले हैं या कोई भी आप नाम लीजिए, वहाँ पे आपको शेखर स्कूल ऑफ नर्सिंग और शेखर हॉस्पिटल की ट्रेन नर्स जरूर मिलेगी। इस बात का मुझे बहुत गर्व होता है कि लोग इंटरव्यू की हमारे यहाँ नर्सेज आके बताती हैं कि मैडम, उन्होंने सिर्फ पूछा कि आप कहाँ काम किए या कहाँ से पढ़े हो, उन्होंने शेखर स्कूल ऑफ नर्सिंग या शेखर हॉस्पिटल का नाम लिया तो हमें बिना इंटरव्यू के ले रख लिया। इस बात से मुझे गर्व होता है कि ये नाम हमने अचीव किया, ये हमने नाम कमाया कि यहाँ की पढ़ी हुई नर्स या यहाँ पे काम की हुई नर्स या पैरामेडिकल या डॉक्टर ट्रेंड होगा, परफेक्ट होगा। आज की डेट में हमने कोरोना में भी काफ़ी ट्रीटमेंट किया, पैंडेमिक के में हमने आगे बढ़ के अपने लोगों को ट्रीटमेंट दिया, और ये मैं अब कहूँगी फॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे ऊपर वाले की कृपा है कि आज की डेट में कोई भी लिटिगेशन अस्पताल के ऊपर नहीं है। कोशिश मैंने हमेशा करी कि खाली कहने के लिए ही सेवा नहीं, बल्कि अफोर्डेबल रेट्स, जो पेशेंट नहीं दे पाया कभी भी उसके लिए उसको वो नहीं किया कि नहीं उसको पेमेंट करना ही है, या किसी तरह का लिटिगेशन या किसी तरह का एक आज तक कोई एक दाग मैं कहूँगी कि हॉस्पिटल के ऊपर नहीं है। मेरे पीछे मैंने बताया जैसे कि मेरे फादर एक बहुत ही सिंपल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे, वो ग्रुप कैप्टन ज़रूर थे, लेकिन हमने एक बहुत ही शांत वाली लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ मैंने देखी है अपने घर में मेरे फादर के साथ में। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। तो एक रोल मॉडल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि एक वुमेन्स के लिए एक लेडी को एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और अपने पैरों पे खड़े होना, आत्मनिर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लेडी अगर आप सशक्त है, एक लेडी अगर एजुकेटेड है, तो वो एक पूरा खानदान एजुकेट करती है। तो मैं हमेशा ये एक लेडीज़ के लिए मेरा मैसेज जरूर जाएगा कि हर लेडी को एक इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आप एजुकेटेड होंगे तो आप पूरा एक अपना खानदान, अपना परिवार एजुकेट कर सकते हैं। इस पैंडेमिक में हमने देखा बहुत सी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली। पिछले पूरे 1 साल से हम लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, जैसा कि मेडिकल इंडस्ट्री ने आगे बढ़ के काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से मेडिकल हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन का मौका भी मिला। मैं सबको यही सुझाव दूंगी, मैंने खुद वैक्सीनेशन लगवाया, इसलिए कि मेरे स्टाफ को एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाए कि नहीं मैडम ने लगवाया है। हमारे यहाँ के सभी सीनियर डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन लगवाया, लेकिन आप सब लोग आगे बढ़कर वैक्सीनेशन लगवाइए, और उसके बाद ये ना सोचिए कि वैक्सीनेशन हो गया तो अब हम फ्री हो गए। उसके बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो भी अपने प्रोटोकॉल से उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज के दौर में हर इंसान अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर की ओर पलायन कर रहा है ताकि उसका बच्चा पढ़ सके, लेकिन कानपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल है जो कि शहर के स्तर की शिक्षा कम फीस पर उपलब्ध कर रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है स्कूल की प्रबंधक माया सिंह जी का। आइए जानते हैं उनके बारे में। देखिए। Myself is Dr. Maya Singh, a manager of Jagwant Singh Bhadauria Public School, and this school is situated in Amor and block Bhitargaon. एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ थे, तो फादर इन लॉ का एक ड्रीम था एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल खोलने के लिए, कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी सीबीएसई बोर्ड स्कूल नहीं था। तो उन्होंने एक डिग्री कॉलेज भी बनाया, डिग्री कॉलेज के साथ 2 कॉलेजेस और बनाए यूपी बोर्ड। बट वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उनकी डिमांड थी कि यहाँ पे एक सीबीएसई बोर्ड भी हो, क्योंकि हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के लिए शहर में जाते हैं और शहर के हम फीस और ये सब चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे फादर इन लॉ ने मतलब ये सोच के और इसी उद्देश्य से एक जगवंत सिंह भदौरिया पब्लिक स्कूल की उन्होंने स्थापना 2012 से किया था, और 2012 में उन्होंने अपनी लैंड स्कूल के नाम पे खरीदी थी, और उसी स्कूल में 2013 में 2013 में उन्होंने उसकी मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और 2014 से
एक सोसाइटी बनाई जिसमें उन्होंने मुझे प्रबंधक बनाया। प्रबंधक के तौर पे एज अ मैनेजर मैंने सीबीएसई बोर्ड के लिए एफिलिएशन के लिए एनओसी 2015 में एनओसी भी मुझे मिली और इसके साथ ही 2016 में हमें सीबीएसई बोर्ड की एफिलिएशन मिल चुकी थी। और इसके बाद कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स आने की वजह से कुछ आई हैं हमारे बीच में, लेकिन जिस ड्रीम से और जो उनका एक ड्रीम था कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में नंबर 1 पे और सीबीएसई बोर्ड और इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे, गांव के बच्चे, शहर के बच्चों में एक इक्वालिटी होनी चाहिए दोनों में। हमारे गांव के बच्चे कहीं से भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि हम शहर के बच्चों को हम कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं या उनके सामने हम फेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। और उसी ड्रीम को मैंने अपना एक ड्रीम बनाया और उस पूरी कोशिश की। और उस स्कूल में 2014 में मेरे ख्याल से 4 या 6 गांव जुड़े हुए थे, लेकिन आज की इस डेट में 80 यानी कि 80 गांव के बच्चे, रूरल एरिया के बच्चे, छोटे छोटे गांव के बच्चे, 80 गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब वो बच्चे हमारे 9th 10th और सीबीएसई बोर्ड 10th में 95%, 96% ला रहे हैं। और मेरे स्कूल का जो बच्चा है अगर मिनिमम मार्क्स लाया है तो 92 और 93% से, तो बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है ये चीज़। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ ने डिग्री कॉलेज बनाई थी 2002 में, उन्होंने वहाँ की फाउंडेशन की थी और उसी से ही उन्होंने एक जगवंत सिंह भदौरिया इंटर कॉलेज भी है, बट वो यूपी बोर्ड से है। और एक उन्होंने बनखंडेश्वर एक इंटर कॉलेज है जो उधर आगे 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और ये सीबीएसई बोर्ड पब्लिक स्कूल यही है। कहने के लिए तो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, सारा पैटर्न पूरा मैं पूरी तरह से प्रोवाइड कर रही हूँ, सभी कुछ है। और फीस के बारे में आप जब सुनेंगे तो आप बहुत खुद आश्चर्य करेंगे, क्योंकि जब मैं सीबीएसई बोर्ड के एफिलिएशन के लिए जब मैं गई थी वहाँ पर और मेरा फीस स्ट्रक्चर देख के तो वहाँ के जो चेयरमैन भी थे वो भी घबरा गए थे। 200, 400, 600 इससे ज़्यादा हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है। और कोरोना काल में मैंने फीस अभी तक तो नहीं ली और ना ही मैंने पेरेंट्स लोगों को बोला है और ना ही मैंने किसी तरह की कोई नोटिस फॉरवर्ड की है। बस मैंने उनसे ये कहा है कि मेरे बच्चे जो 6 महीने या 7 महीने से वो गैपिंग होने की वजह से कहीं वो उनको लॉस ना हो जाए, तो आप ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर करते रहें और जब फीस की जैसे भी कोई ऐसा ऑर्डर आएगा तो फिर उसके बारे में हम देखेंगे। बट मैंने अभी फीस के बारे में कोई भी ऐसा कुछ भी, सबसे बड़ी यही ख्वाहिश है कि जैसे मेरे अपने 2 बच्चे हैं तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और जैसे एक एज अ पेरेंट्स मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, तो बस एक एज अ पेरेंट्स मैं वहाँ के बच्चों के बारे में भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे राइज करें और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। बस इतना ही मैं चाहती हूँ और यही मेरी पूरी कोशिश है। और यही कोशिश रहेगी कि मेरे गांव के बच्चे जो हैं, एक्चुअली है क्या कि वो शहर में जाएंगे, वहाँ की फीस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, रहते गांव में हैं और वहाँ रेजिडेंस वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसी पर्पज से मेरी पूरी कोशिश है कि वो वहीं रह के सक्सेस, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ इस चीज़ की। अभिभावकों के लिए तो मैसेज मेरा यही रहेगा कि बस आप, मेन एजुकेशन है बच्चों के लिए, एजुकेशन ही सब कुछ है। हम चाहे जितनी प्रॉपर्टी बना लें, सब कुछ बना लें, अगर हमारे बच्चे एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एजुकेशन है। तो मैं गार्जियनों से और अभिभावकों से मेरा यही एक है कि आप जैसे अपने घर का माहौल क्रिएट करेंगे, जैसे आप बड़ों को, संस्कार का मतलब यह है कि जैसे आप घर में आप रहेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ चीज़ें बुक से सीखते हैं और कुछ चीज़ें घर के माहौल से सीखते हैं। तो मेरा यही है कि बस घर के माहौल को आप अच्छा बना के रखें, बड़ों को रिस्पेक्ट दें, छोटे को, तो वही बच्चे एक संस्कार के रूप में उसको सीखेंगे। और जितना ही एजुकेशन मस्ट है उससे उतना ही हमारा संस्कार है। और आज के इस डेट में आगे देखते हुए हम अपने युवाओं को देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, सोशल में है, नेट है, और हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, नेट है। तो बच्चों को देखिए, हम अफोर्ड कर सकते हैं सब चीज़, ऐसा नहीं कि हम बच्चों को मोबाइल नहीं दे सकते, नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ हमें देना चाहिए। और हमारा कोई एक मोबाइल देना ये एक स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे के पास ये नेट है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो होना चाहिए, बट बिना रिक्वायरमेंट के बच्चों को नहीं है। बस उनकी एक संस्कार और एजुकेशन पे जितना एक्सपेंस हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। लखनऊ में दिल्ली के स्तर की शिक्षा, ये सपना संभव हो पाया है प्रशासनिक गुरुकुल के एमडी श्री पारितोष सिंह जी के अथक प्रयासों से। लखनऊ में पावर प्ले बैच के जरिए अपने फैकल्टी को सिर्फ यूट्यूब या फिर फोटो में देखते थे, लेकिन प्रशासनिक गुरुकुल के जरिए स्टूडेंट्स उनसे मिल भी पाए हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर विनय पाठक जी और प्रशासनिक गुरुकुल की फैकल्टी से उनका अनुभव। देखिए।
और मुझे ये भी लगता है कि लखनऊ को इसकी बहुत सारी आवश्यकता थी। एज ए स्टूडेंट आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा और आप अब जीवन में एस्पायर करने वाले होंगे कि हम जो है वो किसी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में पास करें। मुझे लगता है कि जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के दो चीज़ें हैं, एक तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और बहुत सारी मेहनत जनरल स्टडीज से लेकर अपने पेपर तक की करनी पड़ती है। और आजकल किसी कोचिंग में उसके लिए बहुत सारी टिप्स मिलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि मैं इसके पहले कोटा में वाइस चांसलर था, तो कोटा कोचिंग का हब मानते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के। वहाँ पे IITs में और मेडिकल में जाने वाले 50% स्टूडेंट्स कोटा से आते हैं। आजकल जब टेक्नोलॉजीज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें घर में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई भी किया है। लेकिन कोचिंग एक अलग तरह का मोटिवेशनल फैक्टर है। कोचिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आप साथ में पढ़ते हैं, और साथ में आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा कंपटीशन आप एक दूसरे से सीखते हैं जो कि घर में नहीं सीख सकते। जैसे घर में हम पूजा करते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं तो एक डिफरेंस आता है, वैसे ही कोचिंग में और घर की इंडिविजुअल पढ़ाई में भी एक डिफरेंस होता है। तो आप लोगों से बहुत सारे लोग जब यहाँ पढ़ेंगे तो एक दूसरे के जो विजडम है, एक दूसरे की एनर्जी है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो शासनिक गुरुकुल ने एक अच्छी शुरुआत की कि उस रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस को और उस रिसोर्स को लेकर वो लखनऊ आए हैं। अच्छा है कि स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और शासनिक गुरुकुल ने एक नए पैराडाइम के साथ, एक नए पीडोलॉजी के साथ उसको शुरुआत की है। जितना जल्दी सोचेंगे उतना बेहतर रहेगा। लखनऊ में हम प्रशासनिक गुरुकुल के इन्विटेशन पे आए और हम इकोनॉमी का पोर्शन डील करते हैं। रमेश सिंह मेरा नाम हुआ, एक किताब भी हमने लिखी है मैगजीन से। हमारा इंटरेक्शन उनके साथ क्लास के बाद भी उसी इंटरेक्शन में काफ़ी टेक्निकल सवाल कोशिश किया कि उत्तर दें। अपना मेथड सही रखिए, स्ट्रेटजी सही रखिए। हर काम करना संभव है, कुछ भी किया जा सकता है, कहीं से कुछ भी किया जा सकता है। लखनऊ ही में मेरी शिक्षा दीक्षा और तैयारी भी सिविल सेवा की मैंने करी, तो मैं इसी शहर का बाशिंदा रहा हूँ। जैसे ही पारितोष जी ने इस विचार को रखा, मुझे लगा कि अब अपने शहर को, जो कुछ मैंने 20-22 साल काम करके जो अर्जित किया, उसको मुझे दोबारा इस शहर में कुछ मैं अगर उसको कहते हैं ना कि उसको वापस कर सकूं, तो उस दृष्टि से आया। लखनऊ से खूब सारे भावी प्रशासक हम लोग बना सकें, ऐसी हमारी कामना है। कि आपको बहुत सटीक, सीधा, सरल तरीका है जो मार्गदर्शक बताते हैं, और यहाँ अब ऐसे कुशल मार्गदर्शक उपलब्ध हैं तो उनकी गाइडेंस में आपको बिल्कुल सही कदम उठाने चाहिए। ये कदम ही रही और बीच में थोड़ा गैप हो गया था। पारितोष ने प्रशासनिक गुरुकुल के माध्यम से प्लेटफॉर्म दिए ताकि लखनऊ के बच्चों के साथ हम फिर से मिल सकें और जो भी हमारा अनुभव है, जो एक्सपर्टीज है, उसको हम शेयर कर सकें। तो हम लोग एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है वो कैसे लखनऊ यूपी के बच्चों के साथ शेयर किए गए। तो मेरा कहना है कि IAS के साथ अगर किसी के साथ बचे तो बेटर, टाइम काफ़ी बचेगा उसके साथ। और दोनों स्ट्रेटजी वो उसका सिमिलर है, सेम तो नहीं कर सकते, सिमिलर है। IAS एस्पिरेंट्स को 1000+ रिजल्ट्स मैंने दिए, परंतु पारितोष जी ने बताया कि सर लखनऊ में मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, इन्वॉल्वमेंट दिया जाए स्टूडेंट्स को, जिससे लखनऊ के बच्चों को दिल्ली या फिर परेशान ना होना पड़े। एक बेहतर एकेडमिक एबिलिटी हो, नोट्स हो, टीचर हो, गाइडेंस हो, ताकि वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर सके। तो ओवरऑल मुझे लगा कि लखनऊ के बच्चों को अगर बढ़िया से तैयार करवाया जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकता है। स्टूडेंट को केवल सिलेबस नहीं बल्कि उन्हें पूरी तैयारी से तैयार करें ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। लखनऊ एक बहुत मतलब फर्टाइल लैंड है इन कंसर्न टू कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत दम से मेहनत कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ के लोकल खासकर गर्ल्स के लिए, वो जो दिल्ली जाके क्लास नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए पूरा का पूरा एक पूल ऑफ टीचर्स प्लस नोट्स या उनका बेस्ट गाइडेंस यहाँ अवेलेबल हो ताकि वो सिलेक्शन ले सके। तो स्टूडेंट्स को यही मैसेज है, घबराने का नहीं है। घबराने से तो और आप हताशा के शिकार होंगे। जम के पढ़िए, सिलेक्शन होगा। होके मायूस नायूस शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी घोर है, सूरज सा निकलते रहिए। ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा
चीज़ को डिजिटली देख रहे हैं और फिजिकली देख रहे हैं, उसमें बहुत अंतर होता है पहली बार तो ऑब्वियसली अच्छा बहुत लगा है कि हम जिन टीचर्स को हम लोग देख रहे थे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, सामने इंटरेक्ट करने में बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स उनसे डायरेक्टली बोल सकते हैं। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इतने बड़े टीचर्स हमारे सामने आए और काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ इंटरेक्ट कर। Firstly, I'd like to thank for the Guru Institute for giving us the golden opportunity to live interact with such quite impressive faculties. काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई उन्होंने जो करेंटली अभी चल रहा है एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से और जो भी फ्यूचर में एग्ज़ाम होंगे उसके कैसे तैयारी करी जाए, वो सारी डिटेल उन्होंने बताई। और इस लाइव सेशन में और बाकी किसी और ऑनलाइन सेशन में क्या डिफरेंस आता है, क्या फील हुआ? लाइव सेशन में ये है कि आप डायरेक्ट 1-to-1 क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं और उसका आप एक एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाता है तुरंत। और ऑनलाइन सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट के इश्यूज आ जाते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हम डायरेक्ट उसमें नहीं कर पाते हैं। और आज आपके हाथ में ये जो ट्रेंड एनालिसिस की ये जो बुक है, जो 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके, कैसा आपने क्या इस बुक को कैसा लगा? ये काफ़ी सही लगा। इसमें ये भी चीज़ है कि आपको टॉपिक वाइज ये है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस ईयर्स में आए थे, ये भी इसमें है, तो आप एक फोकस्ड होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं।